हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने 17वें लेसन प्लान के बारे में, जो हमारे विषय भूगोल से संबंधित है। और आज हमारा प्रकरण है अपरदन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग। ये हमारा 17वां लेसन प्लान है। उसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी होगी, और फिर तीन कॉलम बनाएंगे जिसमें आपका दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखा होगा। तो दिनांक हमारा जो आप रहेगा डाल सकते हैं अपना, विषय हमारा भूगोल है, प्रकरण हमारा अपरदन है। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। तो आपको पता होगा कि सामान्य उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। सामान्य उद्देश्य अगर आपने पहले पाठ योजना में लिख लिया है तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्ववत लिख सकते हैं। परंतु जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वह हमारे प्रकरण के लिए होता है, और प्रकरण हमारा सभी लेसन प्लान में बदलता रहता है, जिसके कारण आपको विशिष्ट उद्देश्य भी लिखना पड़ता है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के बारे में जानेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के तहत 3 बिंदु आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला होगा आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होगा बोधात्मक उद्देश्य, और तीसरा होगा हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है ज्ञानात्मक, यानी ज्ञान अर्जित करना, इसमें ज्ञान की बात की जाएगी। तो छात्रों को भौगोलिक तथ्यों की जानकारी मिल सकेंगी। दूसरा, छात्र अपरदन के बारे में जान सकेंगे। फिर आता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोध मतलब होता है समझना। तो इसमें पहला है हमारा छात्र अपरदन से निर्मित भू आकृतियों को जान सकेंगे। दूसरा, छात्र अपरदन की क्रियाओं का पर्यावरण पर प्रभाव स्पष्ट कर सकेंगे। अब आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो क्रियात्मक उद्देश्य में आपको क्या लिखना है? छात्र जो जानने और समझने के बाद जो क्रिया करते हैं उसे हम किस में लिखते हैं? क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है छात्र अपरदन द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का व्याख्या स्वयं से कर सकेंगे। दूसरा, छात्र विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जो अपरदन द्वारा निर्मित होती हैं का चित्र बना सकेंगे। ठीक है। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में आपको क्या लिखना है? सहायक सामग्री में वही लिखना है आपको जो आप कक्षा में पढ़ाने के लिए जाएंगे और प्रकरण से आपके प्रकरण से संबंधित होगा, जैसे लपेट श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि। ठीक है। और आप चार्ट पे भी इससे संबंधित चित्र वगैरह बना कर ले जा सकते हैं। दूसरा आता है पूर्व ज्ञान, यानी नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी पूर्व ज्ञान की। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना होता है कि जो आपका प्रकरण है उससे संबंधित ज्ञान छात्र पहले से ही रखते हैं। तो ये लिखना होगा आपको, छात्रों को अपरदन से संबंधित सामान्य जानकारी है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए, अगर आपको हिस्ट्री और सिविक्स के लेसन प्लान देखने हैं, बनाने हैं, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है हिस्ट्री एंड सिविक्स के लेसन प्लान की, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको 30 वीडियो प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, यानी प्रस्तावना प्रश्न से ही पाठ की शुरुआत होती है। तो प्रस्तावना प्रश्न को हमें ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे बच्चों में रुचि उत्पन्न हो आपके प्रकरण के प्रति, और प्रस्तावना प्रश्न को क्रम से बनाना चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न जो है श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए, और वह छात्रों के पूर्व अनुमान और जो वर्तमान है उससे संबंधित होना चाहिए, उन दोनों का समन्वय होना चाहिए उसमें। और इसमें जो आप प्रश्न पूछेंगे वो आपके प्रकरण से ही संबंधित होना चाहिए, अदर क्वेश्चन आप इसमें नहीं पूछेंगे। तो पहला इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, छात्र है तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा है हमारा छात्र क्रिया। तो छात्राध्यापक यानी प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न है, धरातल के आंतरिक भाग में कौन सा बल कार्य करता है? तो छात्रों का उत्तर होगा आंतरिक बल। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम प्रस्तावना प्रश्न का, धरातल के ऊपरी भाग में कौन सा बल कार्य करता है? तो बाह्य बल कार्य करता है। तीसरा, बाह्य बल द्वारा किए गए तोड़ फोड़ के टुकड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकत्रित करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अनच्छादन कहलाता है। चौथा प्रश्न, अनच्छादन के अंतर्गत कौन सा आता है? अपरदन, अपक्षय, निक्षेपण। ठीक है। क्रिया होगा यहाँ पे, कौन सी क्रिया आती है?
पांचवा प्रश्न हमारा अपरदन के बारे में बताइए। तो ये छात्रों के लिए क्या है, ये छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आपको देना होगा। तो आप उद्देश्य कथन में लिखेंगे क्या, बच्चों आज हम अपरदन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हम। अब आता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको 4 कॉलम बनाना होगा, जिसमें पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा होगा हमारा श्यामपट्ट सारांश। तो शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे अपरदन और छात्राध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण लिख के लिखेंगे आप, जब प्रवाहित जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी आदि शक्तियाँ चट्टानों में तोड़फोड़ करती हैं तथा परिवहन द्वारा उन्हें दूसरी जगह ले जाती हैं तो इस क्रिया को अपरदन कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे आप, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्टकार में अपरदन में जब कुछ शक्तियाँ चट्टानों को तोड़ फोड़ कर दूसरी जगह ले जाती हैं तो यह क्रिया अपरदन है। ठीक है। बोध प्रश्न पूछेंगे आप, अपरदन किस प्रकार की क्रिया है, आंतरिक या बाह्य? तो छात्र क्रिया में उत्तर होगा बाह्य क्रिया है। दूसरा प्रश्न, अपरदन कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से होता है, प्राकृतिक और मानवीय। तीसरा प्रश्न, मानवीय क्रियाओं द्वारा अपरदन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये छात्रों के लिए क्या होगा, समस्यात्मक प्रश्न होगा। बोध प्रश्न हम क्यों पूछते हैं, जो आपने स्पष्टीकरण दिया है छात्रों ने उसे कितना ग्रहण किया है, उसे कितना ऑब्जर्व किया है, यह जानने के लिए आप बोध प्रश्न पूछते हैं। यानी उनकी जो मानसिक क्षमता है, शक्ति है, उसको ज्ञात करने के लिए बोध प्रश्न पूछा जाता है। फिर लिखेंगे आप शिक्षण बिंदु में मानवीय क्रियाओं द्वारा अपरदन। स्पष्टीकरण में लिखेंगे गांवों, कस्बों, नगरों का विकास जैसे जैसे होता है वैसे वैसे भवनों या सड़कों के निर्माण के लिए जमीन से वनस्पति साफ कर दी जाती है, जिससे भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी बह जाती है। यह क्रिया मानवीय क्रियाओं द्वारा अपरदन की क्रिया कहलाती है। फिर आप लिखेंगे छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। श्यामपट्टकार में लिखेंगे आप मानवीय क्रियाओं द्वारा अपरदन। मानव हस्तक्षेपों के कारण जब मिट्टी अपने सतह से हटाई जाए तो मानव निर्मित अपरदन होता है। फिर से आप बोध प्रश्न पूछेंगे। जब आप स्पष्टीकरण देंगे उसके बाद आपको बोध प्रश्न पूछना अनिवार्य है। तो बोध प्रश्न में आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे 2 प्रश्नों को लिया गया है। तो पहला प्रश्न हमारा, जब जमीन से वनस्पति साफ कर दी जाती है तो यह अपरदन किस प्रकार का अपरदन कहलाएगा? तो मानवीय क्रियाओं द्वारा अपरदन कहलाएगा ये। दूसरा प्रश्न, निक्षेपण किसे कहते हैं? तो छात्रों के लिए क्या है, ये समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आपको देना होगा। तो निक्षेपण शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आप और स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे क्या, यह अपरदन के लिए परिणाम स्वरूप होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो उनके द्वारा बहाकर लाए गए मलबे का किसी स्थान पर एकत्रीकरण निक्षेपण कहलाता है। फिर लिखेंगे आप छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और निक्षेपण में लिखेंगे क्या, ढाल की कमी के कारण अपरदन में अवरोध उत्पन्न होने से मलबों का किसी स्थान पर एकत्रीकरण निक्षेपण कहलाता है। जब आप अपना व्याख्या दे चुके होंगे तब आपको निरीक्षक कार्य करना है। निरीक्षक कार्य में आप लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देंगे। ठीक है। अब आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न में मैंने आपको बताया है प्रकरण से संबंधित शुरू से लेकर अंतिम तक के सभी प्रश्नों को उसमें रखते हैं। इसमें आपके प्रश्न जो है रिपीटेड नहीं होने चाहिए, अर्थात जो आपने बोध प्रश्न पूछा उसमें से एक भी प्रश्न इसमें नहीं रिपीट होना चाहिए। इसमें आप प्रश्नों को नए रूप में लेंगे, नए प्रश्नों को रखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, अपरदन किसे कहते हैं? तो अपरदन जब प्राकृतिक या मानवाकृत शक्तियों द्वारा ऊपरी सतह प्रभावित होता है तो यह अपरदन कहलाता है। दूसरा प्रश्न, अपरदन कितने प्रकार से होता है? तो कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, प्राकृतिक अपरदन, मानवीय अपरदन। तीसरा, नदियों द्वारा अपरदन कैसे होता है? तो ढाल या बहाव के कारण। चौथा, निक्षेपण किसे कहते हैं? तो निक्षेपण ढाल में कमी के कारण जब अपरदन की क्रिया प्रभावित होती है तो निक्षेपण होता है। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारा किसका है? गृह कार्य का। तो इसमें देखिए गृह कार्य में छात्रों को क्या दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है वी आकार की घाटी के निर्माण की प्रक्रिया व उसका चित्र बनाकर लाइए। समीक्षा में आप हेडिंग डालेंगे, जो नेक्स्ट हेडिंग है आपका समीक्षा, उसमें आप हेडिंग डाल के छोड़ देंगे क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा आपके लेसन प्लान के बारे में टिप्पणी की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।